आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं। अब दिन भर सनम के साथ हम हालात वाक़ात और सियासत पे नज़र रखते हैं, लेकिन आजकल मौसम का मिजाज कुछ गर्म है। जून का महीना और जून के महीने में कश्मीर में कुछ गर्मी होती है, मुल्क के बाकी हिस्सों के मुकाबले में वो गर्मी नहीं होती है। लेकिन चूँकि कश्मीरी कुक टेम्परेचर की जो आदत है, उस टेम्परेचर को देखते हुए आजकल कुछ गर्मियाँ ही चल रही हैं। 30 से ऊपर का पारा चलता रहता है और उस पारे में कल का दिन कुछ ज़्यादा ही गर्म था। और कल के दिन पे शाम गए, डल झील के किनारे खूबसूरत नज़ारे थे, बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे। एतवार का दिन भी था और बड़ी तादाद में एतवार की शाम को लोगों ने डल झील के किनारे जो खूबसूरत डल के साए हैं, उन सायों में ज़िंदगी का सफ़र जारी रखे हुए था। लेकिन आज भी डल झील के किनारे चहल पहल थी और ये चहल पहल जम्मू कश्मीर के रियासती गवर्नर या जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की आमद के मौके पर थी। डल झील के किनारे जश्न डल, और इसी जश्न डल में जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया पूरी तरह से डल झील के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करने की कोशिश भी कर रही है। और डल झील जो दुनिया में किसी बड़े तारुफ या बड़ी पब्लिसिटी का मोहताज नहीं है, ताहम जहाँ कुछ भी है वहाँ और करने की ज़रूरत भी है। और यही ज़रूर जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया ने कर रखी है। और जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया ने डल झील के किनारे से लेके डल झील के अंदर तक, जहाँ खेल सरगर्मियाँ और लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रखा है, वही इंतज़ामिया भी इसी सारे को लेके आज सरकार के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करते हुए बता रही थी कि डल झील के किनारे हो या डल झील के अंदर का खूबसूरत पानी, उस पानी से एक आवाज़ ज़रूर जानी चाहिए कि ये खूबसूरत पानी है और इस खूबसूरत पानी से दुनिया की सभी बीमारियों का माजी में इलाज हुआ करता था। आज कुछ गदला कुछ गंदा भी हुआ है। और डल झील के किनारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उन लोगों की, उन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की है जिन्होंने जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क तक अपना नाम और मुकाम रोशन किया है। और डल झील के किनारे मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को पैगाम भी दिया और उस पैगाम में यही बताया कि मंजिलें और भी हैं और इन मंजिलों तक पहुंचने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ करना ही पड़ता है। मनोज सिन्हा को सुनते हैं। 1 करोड़ 30 लाख नागरिक कदम से कदम मिलाकर शांति और समृद्धि के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नए आत्मविश्वास के साथ वो तरक्की की उस नींव का निर्माण करना चाहते हैं जो अमृत काल में विकसित जम्मू कश्मीर के ख्वाबों को साकार कर सकेगा। और इस आधुनिक जम्मू कश्मीर के निर्माण में नौजवानों और खिलाड़ियों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। और मुझे लगता है कि युवा ऊर्जा से ही जम्मू कश्मीर में आत्मनिर्भरता की राह निकलेगी और प्रभावशाली आवाज बनकर हमारे नौजवान आवाम में क्रांतिकारी बदलावों को अंजाम दे सकेंगे। नौजवानों तथा होनहार खिलाड़ियों की ऊर्जा, इसी ऊर्जा डल झील के किनारे रक्स सरूर भी था और डल झील के पानी उसमें वो महकते, वो चहकते गुलाब भी थे जो जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दिलकश नज़ारे वही थे जो करतब जो नौजवान यहाँ के दिखा रहे थे, काबिल दीद करतब थे। ये डल झील के किनारे था, लेकिन डल झील के पास में ही हज़रत बल का इलाका भी है और हज़रत बल के गुंबद से अजान भी होती है और यहाँ के मैदानों में बड़ी सियासत भी हुई है। और इसी सियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत भी यहीं से परवान चढ़ी है। और इसी के गुंबद के साए या गुंबद के पास के इलाकों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी आज सियासी महाज खोले हुए थे। और दरगाह में सियासी महाज खोलते फारूक अब्दुल्ला ने वो कुछ भी बता डाला जो माजी में लोग कहते थे बताया तो जाता है, अमलाया नहीं जाता है। और यहाँ बताने और अमलाने के बीच की सियासत में सबसे बड़ा मामला इस वक्त इत्तेहाद की फारूक अब्दुल्ला बात करते रहते हैं। और उस इत्तेहाद में कभी गुपकार अलायंस भी बनाया गया, कभी उस गुपकार अलायंस में कुछ दरारें भी देखने को मिली। लेकिन आज फारूक अब्दुल्ला ने जब यहाँ मीडिया से बात की तो फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कुछ हकीकत उनके अल्फाज के मुताबिक बयान करने की कोशिश की, जिस हकीकत से अक्सर माजी में भी कश्मीरी उनको बताते थे कि कुछ समझने की ज़रूरत है। माजी में ना नेशनल कॉन्फ्रेंस समझी ना PDP को समझ आया और यूँ माजी से लेके हाल तक के मामलात में कुल मिला के कुर्सी भी इन जमातों को खोनी पड़ी और कुर्सी के साथ साथ जेल भी जाना पड़ा। कुछ ऐसे मामलात भी देखने पड़े जो इनकी नस्लों तक को कभी, माफ़ कीजिएगा, जो इनके लोगों तक को कभी याद रह सकता था। और उसी याद रहने के बीच में आज फारूक अब्दुल्ला ने एक नया सबक भी याद कराने की कोशिश की और ये भी बता डाला कि वक़्त की ज़रूरत है। और ये ज़रूरत क्या है, सुनिए फारूक अब्दुल्ला बता रहे हैं। से याद है आज गया लेकिन
Hangi şöyle Beni değil. kıracağım yat. Bak, Sonra bak, bitiyor. Bitiyor. beraber sar. Kıracağım yat. Beraber sar. आज सुनो सवाल दक्षिण खोवर युकुन हुकुन आज तो सवाल न समझोगे तो मिट जाओगे, ये फारूक अब्दुल्ला बता रहा था और आने वाली नस्लों से लेकर आज तक की नस्ल की बात करते हुए बता रहा था कि वक़्त की अहम ज़रूरत भी है। और इसी वक्त की अहम ज़रूरत में एक मुतहद प्लेटफार्म की फारूक अब्दुल्ला बात कर रहे थे। आने वाले दिनों में इंतखाबात भी हो सकते हैं, चाहे वो बल्दियाती इंतखाबात हो या पार्लिमानी इंतखाबात। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के हवाले से फ़िलहाल सब के नाम पे चुप्पी ही लगी हुई है, लेकिन पार्लिमानी से लेकर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कुछ चहल पहल भी शुरू हुई है। लेकिन इसी चहल पहल के बीच में जहाँ मुतहद इत्तेहाद की बात की जा रही है, वहीं एक और नई दुकान खुलने के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। ये नई दुकान किसकी होगी? फ़िलहाल अलग अलग तरीके से इस पर अटकलियाँ लगाई जा रही हैं। और आपको कल ही याद होगा, जम्मू कश्मीर में साबका वज़ीर बशारत बुखारी, जो बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद PDP पीपल्स कॉन्फ्रेंस में भी शमूलियत इख्तियार की, ने परसों एक निजी टेलीविज़न को अपने एक बयान में बताया कि वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस से दूरियां इख्तियार कर रहे हैं। दूरियां इख्तियार कर रहे थे कि दूसरे दिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ट्वीट आया और उस ट्वीट में बताया गया कि आप तैयारी करो, हम आपको निकाल भी सकते हैं। निकाला गया या निकले, ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है, क्योंकि बशारत बुखारी के हमदर्द बता रहे हैं कि निकाले नहीं गए हैं, बल्कि वो खुद निकले हैं, पर उन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि इसके बाद अगला पड़ाव बशारत बुखारी का क्या होगा। अलग अलग तरीके से लोग अपनी राय ज़नी करें। कुछ कहते हैं कि घर वापसी होगी और कुछ कहते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता, वहाँ तो जगह ही नहीं है, और कुछ कहते हैं कि एक नई दुकान सजेगी। हमारे साथी सईद रूफ ने भी आज बशारत बुखारी से इसी मामले पे पूछने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि क्या कोई नया माल बिकने जा रहा है या पुराने पे ही एतमाद किया जाएगा। तो बशारत बुखारी ने जवाब तो सही तौर पे नहीं दिया, खुल के नहीं दिया, लेकिन एक लफ्ज़ का इस्तेमाल उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि ग्रोथ उनकी भी हुई है, हर किसी की होती है। तो ग्रोथ का मतलब आप किस तरीके से लेते हैं? कुछ सियासी तजिया निगार इसको कहते हैं कि कुछ नया बिकने वाला है, और कुछ कहते हैं कि नहीं जी, कुछ इधर उधर की बात बनाई जा सकती है। कुछ बता रहे हैं फ़िलहाल कुछ वक़्त के लिए खामोश रहेंगे और उस खामोशी के बाद किसी और मामले की पड़ाव की तरफ चल पड़ेंगे। क्या होगा? बशारत बुखारी के अल्फाज। बात यह कि आप गवाह हैं कि मैंने तने तना और खुल के मैंने अपना काम अंजाम दिया है। 2.25 साल से तो मैं खड़ा ही हूँ, कहीं एक चैनल पर, कहीं दूसरे चैनल पर, कहीं इधर इंटरव्यू, कहीं इधर। तो वो काम मैंने बड़े इत्मीनान से किया, बहुत ईमानदारी से किया, और मुझे इस बात का पूरा इत्मीनान है। रही बात किसको क्या बात अच्छी लगती है नहीं लगती है, मैं एक चीज़ का कायल हूँ कि एक हद तक आप देखिए, जब आप एक सिस्टम में होते हैं, एक निज़ाम में होते हैं या एक पार्टी में होते हैं, तो आप एक अपने हुदूद को छोड़ के एक लाइन पे चलते हैं। सबका मिजाज डिफरेंट होता है, सबकी आइडियोलॉजी डिफरेंट होती है, पर एक सोच लेके आप कहते हैं कि हम इस लाइन पे सब चलेंगे। अगर फिर वहाँ पे किसी बात पे सपोज करके, ये आप कह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी बात पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े या आपको लगे कि ये जैसे आप कह रहे हैं कि किसी को बुरा लगा है कि मैं ऐसा करता हूँ, बट ये तो मेरा फ़र्ज़ था करना, क्योंकि जो लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, देखिए आप देखिए ना, आप पहलगाम ले लीजिए, आप कुलगाम ले लीजिए, आप गांदरबल लीजिए, आप कुपवाड़ा लीजिए, आप उड़ी लीजिए, आप मत्सिल गुरेज लीजिए, जितने भी सियासत में जो लोग चुनिंदा नुमाइंदे रहे हैं या मिनिस्टर रहे हैं या जो भी लीडर, मैं तो लीडर हूँ नहीं, लीडर हैं, वो वहाँ पे सुबह शाम इस इत्मीनान में रहते हैं कि ये लोग हमारे लिए भला करेंगे, ये लोग हमारी बात करेंगे। तो उसी तनाजुर में मैंने अगर पीसी के प्लेटफॉर्म पे रह के जो आप बता रहे हैं बीजेपी के ख़िलाफ़ या सरकार के ख़िलाफ़ बोला, तो मेरा तो फ़र्ज़ था बोलना, क्योंकि अगर हमें तकलीफ़ है या हमें नाराज़गी है, वो किस बात की है कि बीजेपी ने ही हमारे 370 को डाइल्यूट कर दिया, बीजेपी ने ही 35 से या झंडे को या आइन को ख़त्म कर दिया। तो आप ये वजह नहीं मानते निकलने की? एक मिनट, अब अगर आप ये नहीं कहेंगे, अगर आप लोगों के एहसासात की तर्जुमानी नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? अब अगर किसी कोई, जो आप कह रहे हैं, कोई नाराज़ हो गए या कुछ हो गए, तो मैं इसमें क्या कर सकता? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप सब बातें, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप खुल के बता नहीं सकते हैं। बशारत बुखारी बता रहे थे। दाएं तरफ सज्जाद गनी लोन के सामने आपने तस्वीर देखी,
कहते हैं कि दायां महाज बाएं तरफ होने जा रहा है, और दाएं महाज में आपने देखा कितनी तस्वीरें थी, उनके बारे से भी कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। और बशारत बुखारी का सजाद गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस से निकलना साफ जाहिर है और साफ तौर पे माना जा रहा है कि ये -1 सीट ज़रूर है सजाद गनी लोन के लिए। लेकिन अब ज़रा दूसरे या बाएं महाज की बात करें, और ये बाएं महाज बीजेपी का है, और बीजेपी के रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर में इन दिनों बीजेपी के 9 साल बेमिसाल, और इन्हीं 9 साल बेमिसाल के पड़ाव को आगे लेने के लिए मीटिंगों का सिलसिला जारी तो रखे हुए थे, लेकिन आज कुछ हटके ही दिखाई दिया। मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की काबीना में रहे रविंद्र रैना ने आज अनंतनाग में मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के मज़ार पर हाज़िरी भी दी। दारा शिकवा बाग शिकवा में मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के मज़ार पर जब रविंद्र रैना पहुँचे तो फूल उनकी कब्र पर निशावर किए, और फूल निशावर करने के साथ साथ वहाँ उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी मांगी गई। और उसके बाद यहाँ मीडिया से रविंद्र रैना ने बात करते हुए खिराज तहसीन पेश की मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद को, और ये भी बताया कि जितने बुलंद पाया वो सियासतदान थे। रविंद्र रैना ने बताया कि उनके साथ रहते हुए उनने ज़िंदगी के कई पड़ाव जो हैं उनको सीखा है, समझा है। सियासत तो दूर की बात, हकीकी ज़िंदगी भी मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद लोगों को समझाने में रहते थे। हमारे देश के वज़ीर दाखिला पर थे जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, और वो हमारी रियासत के चीफ मिनिस्टर भी थे। एक बड़ी सियासी कद्दावर शख्सियत के मालिक थे मुफ्ती साहब। 2014 में जब गठबंधन सरकार हुई तो उसमें वो चीफ मिनिस्टर बने थे। उस वक्त में भी नौशहरा असेंबली से एमएलए जीत के आया था, और एक लंबा अरसा उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। वो एक बड़ी कद्दावर शख्सियत, एक कद्दावर शख्सियत मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद, और उनके मज़ार पर बीजेपी के लीडर रविंद्र रैना। सियासी दूरियाँ अलग अपनी जगह पे, लेकिन कहीं न कहीं मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद का कद जो है सियासी कद वो काफ़ी बुलंद था, काफ़ी बड़ा था। और अब नाज़रीन ज़रा बुलंदी की बात करें जो जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क तक सियासत के गलियारों में बीजेपी बता रही है, और उसी बुलंदी में बता रहे हैं कि 9 साल में हमने कई महाज जो है वो पाए तकमील पहुँचाए हैं। लेकिन श्रीनगर की सड़कों पर आज अपनी पार्टी बीजेपी की सरकार या जम्मू कश्मीर में जो सरकार है इसके ख़िलाफ़ महाज खोले हुए थी, सड़कों पे थी, और सड़कों पे खोलते हुए बता रही थी, इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था कि बीजेपी या जम्मू कश्मीर में इंतज़ामिया वो सब कुछ नहीं कर रही सकी है या कर रही है जिसके लिए वो कहती आई है। श्रीनगर में आज मोहम्मद अशरफ मीर की क़यादत में निकाले गए एक जुलूस के दौरान रोज़ी रोटी का सवाल उठाया गया था, और राशन की कमी, उसके साथ साथ इंतज़ामिया, पैसे, करप्शन, ट्रेजरीज़, यतीमों गरीबों के लिए जो सरकार की रुकुमात होती हैं, स्टेपंड होता है, वो सारे मामले उठाते हुए एक मुजाहरा किया गया, और उस मुजाहरे के दौरान सरकार पर इल्ज़ाम आयद किए गए। उस मुजाहरे के दौरान मोहम्मद अशरफ मीर ने क्या बताया हम आपको ही सुनाते हैं। यहाँ पर हम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आई है एक पीसफुल प्रोटेस्ट के निकालने के लिए, जो हमारे बेसिक इश्यूज है हमारे लोगों के, जिसमें राशन और बिजली की कटौती हो रही है, उसके खिलाफ हमने आज ये प्रोटेस्ट यहाँ पर किया। लेकिन बदकिस्मती का आलम है, सरकार की तरफ से कहीं सुनवाई नहीं है, और आप देख रहे हैं हमारे पीछे हमको बंद कर दिया गया है। पिछले 6 महीने से यहाँ आए दिन बिजली कटौती हो रही है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, लोग सफ़र कर रहे हैं। इसी तरह अगर राशन को अगर आप देखेंगे, राशन में जो हमारी सप्लाई होती थी उसका 50% इन्होंने कटौती। ये राशन और बिजली कटौती की बात हो रही थी, और इसी राशन और बिजली कटौती के लिहाज से देखा जाए तो यादाश्त कश्मीरी की बड़ी कमज़ोर है।
कभी याद करिएगा माजी को, पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी अब बेसिक कम्युनिटीज़ की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बेसिक कम्युनिटीज़ की बात कर रही है। और श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान इमरान नबी डार ने मीडिया से बात करते हुए जम्मू कश्मीर में बेसिक कम्युनिटीज़ की बात करते हुए बताया कि 5 साल हो गए हम तारे गिनते रह रहे हैं, और इन 5 सालों के दौरान सरकार दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक बड़े दावे करती है, और इन दावों पे हम सिर्फ वाविला ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इमरान नबी डार ने 2 मुद्दे बताए। पहला मुद्दा बेसिक कम्युनिटीज़ क्या हैं, बेसिक इश्यूज़ हमारे कितने हैं, उन पे बात की, और उसके बाद साथ साथ उन्होंने 5 साल की बात भी की। ज़रा पहले सुनते हैं इमरान नबी डार ने हमारे बेसिक इश्यूज़ जो हैं उनको क्या बताया। राशन कार्ड्स का हाल देखिए, आज यहाँ पर परसोल को 5 किलो का राशन मिल रहा है। क्या वो करेगा 5 किलो के राशन के? जो 35 किलो राशन मिलता था उसको क्यों बंद किया? अनएम्प्लॉयमेंट देखिए कितनी है, नौजवान जाएगा कहाँ पर? इन्फ्लेशन देखिए ना आप, 9 साल पहले यहाँ पे इलेक्शन हुआ है, तब से अभी तक बीजेपी की हुकूमत चल रही है। गैस की रेट्स देखिए ना, उस टाइम पे गैस कितने का था? शायद मुझे लगता है 600 के इर्द गिर्द था, आज वही गैस 1200 रुपए पहुंच गया है। ये एक मिसाल है, ऐसी हजारों मिसाल मेरे पास है जिससे गरीब की कमर टूट गई है। वो क्या करेगा, कैसे अपने घर को चलाएगा? इमरान नबी डार, 5 साल में क्या हुआ, किस तरह से तामीर तरक्की, लेकिन 5 साल में गवर्नर रूल और उसी गवर्नर रूल से लेके जो बाकी मामला हैं उस पर इमरान नबी डार ने आज बताया कि चुनावों से डरती है बीजेपी। अगर यहाँ हालात ठीक हैं तो बीजेपी चुनावों से क्यों भाग रही है? और इमरान नबी डार ने 5 साल का बताते हुए बताया कि इससे बड़ा अफसोस और क्या हो सकता है। सुनिए इमरान डार को। 5 साल हो गए जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट्स रूल के, और ये सेकंड लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट्स रूल है जम्मू कश्मीर में। इससे पहले जो प्रेसिडेंट्स रूल था वो 90s में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 90s में स्टार्ट हुआ था और मार्च 1996 में ख़त्म हुआ था। तो 5 साल 9 महीने का तब प्रेसिडेंट्स रूल था, और आज सेकंड लॉन्गेस्ट जो है 5 साल का हो गया। तो अब कुछ टाइम ही रह गया उस रिकॉर्ड को तोड़ने में। अब मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं जो यहाँ के हुक्मरान इस टाइम पे बैठे हैं। क्या वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आज की सूरत हाल उतनी ही खतरनाक है, उतनी ही पेचीदा है जो 1990 में थी? क्या वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि आज भी मिलिटेंसी उसी लेवल की है जो आज चल रही है सिचुएशन? क्या वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि आज की जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है? बट मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। एक तरीके से तो एक तरफ से वो ये बात करते हैं कि यहाँ पर सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गई, यहाँ पे डेथ्स नहीं हो रही हैं, यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग नहीं होती है, यहाँ पे जुलूस नहीं निकलते हैं, यहाँ पे हड़ताल नहीं होती है। तो किन वजूहात की वजह से हमको इस जमहूरी हक से दूर रखा जा रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर्स 5 साल 9 महीने पिछला गवर्नर रूल और अब का 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 9 महीने अब और के जल्दी ही गुजर भी जाएंगे। इमरान नबी डार श्रीनगर में इस गवर्नर रूल के हवाले से सवाल उठा रहे थे। लेकिन अब ज़रा तामीर और तरक्की में दिखाएं। पॉलीथीन हमारे माशरे के लिए, हमारे माहौलियात के लिए बहुत ही परेशान कुन मामला है, और इसी पॉलीथीन से बचने के लिए हमें सरकारी सतह से लेके गैर सरकारी सतह पर गैर सियासी तंजीमों की तरफ से बार बार बताया और समझाया भी जाता है। और इसी पॉलीथीन का इलाज आज बारामूला में देखा जा रहा था, और बारामूला में ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सहरिश असगर ने आज एक पॉलीथीन प्रोसेसिंग प्लांट का इफ्ताह भी किया। और इस पॉलीथीन प्रोसेसिंग प्लांट का मतलब यही है कि जो मार्केट में पॉलीथीन है वो जो हमारी चोक कर देता है, हमारे इकोसिस्टम को ख़राब कर देता है, उसका इलाज किया जा सके। और इस प्लांट से न कहीं हमारे माहौलियात को एक नया मौका भी मिलेगा। डॉक्टर सहरिश ने इस प्लांट के हवाले से जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसके हवाले से और बाकी जो मामला थे उस हवाले से मीडिया से बात भी की। चिनार नौजवान अलॉन्ग विद जो हमारी NGO है कंजर्व इंडिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी तरफ से म्यूनिसिपल कमेटी बारामूला है, एक हम यूनिक इनिशिएटिव ले रहे हैं जिसमें जितना भी पॉलीथीन बारामूला मेन टाउन में यूटिलाइज़ हो रहा है या जितना भी पॉलीथीन हम कैप्चर कर पा रहे हैं शॉप्स वगैरह से, और जो वेस्ट पॉलीथीन लैंडफिल्स वगैरह में जा रहा है उसको कलेक्ट करके, उसको वॉश करके, उसको एक रीयूजेबल प्रोडक्ट, एक सेफ़ रीयूजेबल प्रोडक्ट बनाने की एक इनिशिएटिव है। लोगों को फ़ायदा ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है क्योंकि
पॉलीथीन आहिस्ता आहिस्ता बैन हो रहा है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हो रहे हैं। तो जो ऑलरेडी हमारे मार्केट में या जो यूज़ हो रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट्स, उनको क्या किया जाए? क्या उनको सिर्फ लैंडफिल साइट में ही रख सकते हैं या उनका कोई बेटर ऑप्शन भी है? तो इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो लोगों में भी ये अवेयरनेस जाएगी कि जो भी आप पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, उसका यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको ऐसे फेंकना नहीं है। जो हमारे स्वच्छग्राहीज एम्प्लॉयड हैं, हमने उनको रखा हुआ है रूरल एरियाज़ में भी, म्यूनसिपल एरियाज़ में भी, आप उनको दीजिए और उसको कम से कम इस्तेमाल कीजिए। और फाइनली डॉक्टर सहरिश असगर और हमारे माहौलियात के हवाले से डॉक्टर सहरिश इब्तना भी कर रही थी, समझा भी रही थी। ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला। और अब हम आज की उस खबर की बात करेंगे जिसके लिए बहुत से बच्चे पिछले काफ़ी दिनों से बेताब थे, और इससे हम कहेंगे कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को आज कहीं न कहीं वो ज़िंदगी की बहार लौट आई थी। वो चहल पहल, वो सब कुछ आज बोर्ड के दरवाजे की तरफ सब लोगों की थी, और होती भी क्यों नहीं, क्योंकि आज 10वीं जमात के बच्चों के रिज़ल्ट आउट होने थे। और इसमें बच्चे, आज अक्सर सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा था बच्चा पास हो गया, बच्चा पास हो गया। साफ जाहिर है ये खुशी का मुकाम है, 10वां एक पड़ाव है, इस पड़ाव को पार किया हमारे बच्चों ने। लेकिन क्या कुछ सूरत-ए-हाल रही, आकिब मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं और आकिब से हम जानेंगे कि बच्चे तो पास हुए परसेंटेज, और एक बार फिर हमारी बच्चियों ने आज आगे उन बच्चों को, लड़कों को पिछाड़ दिया है। बच्चियों ने लड़कों को बता दिया है कि आप ही नहीं हो, हम भी आपसे आगे हैं। और पिछले कई सालों से हमारी बच्चियां ये साबित कर रही हैं कि बच्चे ज़्यादातर, लड़के ज़्यादातर खेल कूद में मसरूफ़ रहते हैं और बच्चियां घर में बैठ के पढ़ाई करती हैं और टॉप करती हैं। क्या कुछ सूरत-ए-हाल है आकिब से? आकिब बताइएगा, आज हमारे सबके बच्चे लगभग पास हुए हैं, तो कितना खुशी का माहौल था, पहले ये बताइएगा। बिल्कुल सनम, सही बात है कि एक बार फिर से बच्चियों ने यहाँ पे बाजी मार ली है। 12वीं जमात में भी बच्चियों ने ही यहाँ पे बाजी मार ली है, और उसके बाद नीट के नताइज जब सामने आए हैं उसमें भी बच्चियों ने ही यहाँ पे बाजी मार ली है। आज 10वीं जमात के नताइज सामने आए हैं, और कुछ जो हफ्तों से लगातार ये जो न्यूज़ है वो गश्त कर रही थी कि शायद 10वीं जमात के नताइज आज कल होंगे, लेकिन बिलाखिर आज 10वीं जमात के नताइज सामने आए हैं। और 79% जम्मू कश्मीर में, और पहली बार जम्मू कश्मीर की तवारीख में दोनों डिवीजन का रिजल्ट आया है, क्योंकि मार्च सेशन हुआ है। जम्मू डिवीजन में इससे पहले ही मार्च सेशन हुआ करता था, अब कश्मीर में भी इस बार मार्च सेशन हुआ। तो दोनों जगहों पे, दोनों डिवीजन में एक साथ रिजल्ट आया, और जिसमें टॉप किया है जम्मू कश्मीर में। अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो एक लड़की ने ही टॉप किया है, वो साउथ कश्मीर के बिजबिहारा की है। 498 मार्क्स उन्होंने लाए हैं आउट ऑफ 500, जिसमें उनका नाम बताया जा रहा है कि फरहाना उनका नाम है। 498 मार्क्स उसने हासिल किए हैं। और उसके बाद जिले बांडीपोरा से भी अच्छी खबर है कि वहां पे भी बेटी ने ही जो है सर ऊंचा किया है, और श्रीनगर में भी एक बच्ची ने ही टॉप किया है। कुल मिला के बच्चियों ने जो है टॉप किया है। माफ कीजिएगा, 82% जो लड़कियां हैं उन्होंने वादी कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में जो है उम्दा कारकर्दगी दिखाई, और लड़कों ने जो है 78% जम्मू कश्मीर में जो है कामयाब वो हुए। तो कुल मिला के 79% जो है वो रिजल्ट आया आज 10वीं जमात का। जी सनम। बिल्कुल आकिब, ज़रा बताइए माहौल किस तरह था? जो गैजेट वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, सोशल मीडिया इस पे जो इंटरनेट पे जो है वो कोलैप्स हो जाती है, ये जो साइट वगैरह क्रैश हो जाती है, तो बच्चे किस तरह से दौड़ धूप कर रहे थे? पेरेंट्स के उनमें किस तरह का माहौल था? बिल्कुल सनम, हमने 12वीं जमात के नताइज जब सामने आए तो उसके बाद जो है जो वेबसाइट थी वो पूरी तरीके से क्रैश हुई थी, क्योंकि लोड काफी ज्यादा रहता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक साथ 2 डिवीजन्स में रिजल्ट होना, और उसके बाद बच्चे कहीं ना कहीं वो उनको दिक्कतें होती है रिजल्ट देखने में, और उसके बाद बोर्ड का रुख करते हैं। पुराने जमाने में हुआ करता था कि गैजेट का इंतजार करना, वही बच्चे करते थे। बोर्ड के बाहर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जाते हैं जो बाज़ाब्ता तौर गैजेट का जो वेट है वो करते हैं। लेकिन आज जो है कहीं ना कहीं ऐसी सहूलत जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने रखी है, क्योंकि आज उतना लोड भी वेबसाइट पे नहीं दिखा, क्योंकि उतने बच्चे भी नहीं थे। लगभग 2,80,000 कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने इसमें जो है शिरकत की है। तो कुल मिला के एक बार ये खुशाइन बात है कि एक बार बच्चियों ने फिर से बाजी मार ली। चलिए आकिब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बच्चियों ने कमाल कर दिया, बहुत कमाल करती रहती हैं। और सबसे बड़ी बात, मजे वाली बात है, 82% लड़कियों ने टॉप किया है।
लड़कियां जो हैं वो 82% है। ये लड़के जो हैं चुन्नू मुन्नू, इन्होंने 78%, ये ज़्यादातर खेल कूद में मसरूफ़ रहते हैं। 78% लड़के टॉप आगे आए हैं और 498 लेकर फरहाना नंबर 1 पे है। फरहाना साउथ कश्मीर की है और बांडीपोरा से लेके श्रीनगर तक इन लड़कियों ने आज बाजी मारी है। तो लड़कों को बता दिया है कि आप इतनी मस्ती करते हो, करो मस्ती मस्ती, आप मस्ती करते रहोगे, हम आपकी बाजी मारते जाएंगे। वेल डन गर्ल्स, वेल डन बच्चों, बहुत अच्छा। और 498 मार्क्स लेके, मुझे याद है हमारे ज़माने में मुझे 33% मिला करते थे, तो तब पता चलता था कि हमने तो बड़ा मैदान मार लिया। लेकिन आज तो 99% के आसपास, हम 33% वाले 99% वालों का क्या मुकाबला करेंगे। यानी हमारी जो नई पौध है बहुत ही काबिल है और इस नई पौध को फूलते फलते बहुत खुशी होती है। लगता है जब तक हमारी ये नई पौध जो है ये पढ़ाई नहीं करेगी, हमारी कौम तरक्की नहीं कर सकती है। पढ़ाई करनी ज़रूरी है और बच्चों को मेहनत करनी पड़ेगी। लड़के दरबदरी कुछ करते रहते हैं तो उनको ये ख़ास तौर पे बताते चलें कि ज़िंदगी की दौड़ में कुछ पड़ाव, कुछ साल होते हैं। आपके 2-3 साल और बचे हैं, इनमें आपने पढ़ाई की, मेहनत की तो ज़िंदगी में कहीं आप ठिकाने लग जाओगे। और अगर आपने आज सारा वक्त जो है, जिसे आमतौर पर कश्मीर में कहा जाता है, दरबदरी में गुजारा, तो फिर आपके लिए कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। लेकिन नाज़रीन बताएं, आपको देख रहे थे आप दिन भर सनम के साथ। फ़िलहाल उन सभी बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद, उन वालिदैन को भी मुबारक जो कामयाब हुए हैं और जो नाकाम हुए हैं उनके लिए भी कि इतनी ही ज़िंदगी नहीं है, अभी और इम्तिहान आने वाले हैं। तो थोड़ा सा और मेहनत करिए, दोबारा मेहनत करिए, गो एंड विन। जब तक न जाएंगे तब तक कामयाब नहीं होंगे। लेकिन अभी मुझे दीजिए इजाज़त, जाने के लिए लूँगा आपसे इजाज़त। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।